हेलो हेलो। तो कैसे हैं आप लोग। तो मैं आपका भाई योयो रामलाल आ गया एक न्यू चैप्टर लेके जिससे बच्चों की फटती है। फटती मतलब डर लगता है। थोड़ा सा सिर्फ दिमाग लगाने वाला चैप्टर है। बिल्कुल भी डरावना चैप्टर नहीं है अगर आप एमआर सर से पढ़ रहे हैं तो। ठीक, स्टार्ट करेंगे हम अपने पहले सवाल से। जो भी क्वेश्चन सर ने कराए हैं सेंटर ऑफ मास और कोलिजन में स्टार्टिंग के साथ 4 लेक्चर या 3-4 लेक्चर सेंटर ऑफ मास के हैं, बाकी के आगे वाले कोलिजन के हैं। तो पहले हम सेंटर ऑफ मास करेंगे जो कि रोटेशनल मोशन पढ़ने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टार्ट करेंगे हम पहले सवाल से। क्या है भाई? मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं भाई, रोटेशनल मोशन में चला गया मैं तो। सेंटर ऑफ मास निकालना है। फाइंड द सेंटर ऑफ मास कैसे निकालेंगे? ये ओरिजिन दे दिया है, ये पॉइंट एम दे दिया है, ये आर डिस्टेंस है दे दिया है। तो सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए सर ने क्या बताया था? डब्बा कंसेप्ट। एक डब्बा बनाओ, ये होगा सेंटर ऑफ मास इस डब्बे का। फिर उसके बाद यहाँ पर रखो डब्बा, उसको मल्टीप्लाई करो यम से प्लस M1 से। दूसरा डब्बा बनाओ, इसको मल्टीप्लाई करो M2 से, नीचे कर दो M1 प्लस M2। तो जो सेंटर ऑफ मास होता है वो होता है M1 R वेक्टर में नहीं लिख रहा हूँ प्लस M2 R2 डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2। अब मुझे बताओ डायमेंशनली ये करेक्ट होना चाहिए। कभी कभी आपको एग्जाम में लग सकता है कि ये ऊपर होगा ये नीचे होगा, तो भाई ये एम आर बाई एम है, एम से एम कटेगा तो आर एक डिस्टेंस है, ये भी आर एक डिस्टेंस है, तो ऐसा होना चाहिए। अब आते हैं हम पहले सवाल पर। क्या बोला है पहले सवाल में सेंटर ऑफ मास की पोजीशन बतानी है। कैसे बताएंगे पोजीशन? तो पहले मास हम M1 ले लेंगे। अब इसकी जो ये वाली डिस्टेंस नहीं लेंगी, इसकी डिस्टेंस कितनी है, इसका कोऑर्डिनेट कितना है, तो इसका कोऑर्डिनेट 0 है। प्लस M2 लेंगे, M2 का कोऑर्डिनेट कितना है, y वाला तो 0 है बट x वाला जो है वो r है। कोऑर्डिनेट भी आपको अच्छे से आना चाहिए भाई। और यहाँ पर कर देंगे M1 प्लस M2, तो ये हो जाएगा M2R डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2। ये मेरा आ जाएगा सेंटर ऑफ मास। अब एक और चीज़ बतानी थी जो अगले क्वेश्चन में यूज होगी या इन फ्यूचर जो भी क्वेश्चन आएंगे। M1 इंटू R1 जो है वो होता है बराबर M2 इंटू R2 के, और इसको बोलते हैं हम मोमेंट ऑफ मास। क्या बोलते हैं? मोमेंट ऑफ मास। मतलब जिसका मास ज़्यादा, जैसे दो बॉडी रखी है, एक 2 kg की एक 3 kg की, दोनों के बीच अगर रखी है तो सेंटर ऑफ मास निकालेंगे, वो बीच से 3 kg की तरफ आएगा। तो जिसका मास ज़्यादा उसका डिस्टेंस सेंटर ऑफ मास से कम होगा या कोऑर्डिनेट कम होगा भी कह सकते हैं। सेंटर ऑफ मास ऑफ अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल डज नॉट डिपेंड। क्या मास पर डिपेंड करता है? डज नॉट डिपेंड। तो इसका एग्जांपल क्या सर ने दिया था? एक बस है, बस में रामलाल है, रामलाल है बाबू जलीला है, पिंकी है। रामलाल ने बाबू जलीला को पीटा, बाबू जलीला ने पिंकी को पीटा, पिंकी ने चुनमुनिया को पीटा, चुनमुनिया ने एक दूसरे को पीटा। तो ये सब क्या कर रहे हैं? बस तो चल रही है, तो ये इंटरनल काम कर रहे हैं। इंटरनल फोर्स पर मूवमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास डिपेंड नहीं करता। पोजीशन पे तो डिपेंड ही करता है, सीधा दिख रहा है भाई, एम आर बाई M1 प्लस M2 होता है। मास पर भी डिपेंड करेगा, हमको बताना है किस पर डिपेंड नहीं करेगा। रिलेटिव डिस्टेंस पर भी डिपेंड करता है, और पोजीशन पे तो डिपेंड करता ही है, इंटरनल फोर्सेस पर डिपेंड नहीं करता। पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास किस पर डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है चॉइस ऑफ कोऑर्डिनेट पर। तो जो चॉइस हम कोऑर्डिनेट लेंगे, फॉर एग्जांपल कहाँ थे हम? अगर हम यहाँ से कोऑर्डिनेट लेते हैं तो ये सपोज करो कि कुछ x है, लेकिन अगर यहाँ से कोऑर्डिनेट लेंगे तो ये x नहीं होगा, ये y होगा। तो जहाँ से हम कोऑर्डिनेट मानेंगे वहाँ पे डिपेंड, उससे डिपेंड करता है चॉइस ऑफ कोऑर्डिनेट पे सेंटर ऑफ मास की पोजीशन। अब अगर एक सिस्टम है कंसिस्ट ऑफ कैपिटल M, जैसे एक स्मॉल m है और कैपिटल M बहुत बड़ा है, तो जो सेंटर ऑफ मास है बीच पर नहीं इसकी तरफ शिफ्ट होगा। तो सीधी सी बात है, बीच में तो होगा नहीं, नियर M के होगा सेंटर ऑफ मास, क्योंकि जो भारी होता है वो सेंटर ऑफ मास को अपनी तरफ खींच लेता है। सेंटर ऑफ मास ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल डिवाइडेड डिस्टेंस बिटवीन देम, मतलब एक सेंटर ऑफ मास है, टू पार्टिकल डिवाइडेड डिस्टेंस बिटवीन देम। तो डायरेक्ट रेशियो ऑफ मास के पार्टिकल के प्रोपोर्शनल होता है या इनवर्स रेशियो ऑफ स्क्वायर मास के? गलत। m जो है वो इनवर्स प्रोपोर्शनल होता है बट r के, तभी तो हम लिखते हैं कि M1 R1 इज इक्वल टू M2 R2, मतलब मोमेंट ऑफ मास बराबर है। इनवर्स ऑफ मासेस पार्टिकल नहीं, डायरेक्ट रेशियो ऑफ मासेस डायरेक्ट भी नहीं, डायरेक्ट रेशियो ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर वाले तो कोई नहीं होंगे, स्क्वायर वाला कोई नहीं होगा। इनवर्स रेशियो ऑफ मासेस मतलब मैं यहाँ पे कह सकता हूँ M1 बाई M2 जो होगा वो R2 बाई R1 होगा। ये चीज़ बोल रहा है मूवमेंट ऑफ मास के कंसेप्ट से। इनवर्स रेशियो ऑफ मासेस ऑफ पार्टिकल, तो सेंटर ऑफ मास का सिस्टम है लेट सपोज ये सिस्टम है, इसके बीच R1 डिस्टेंस है, इसके बीच R2 डिस्टेंस है, ये पार्ट M1 है, ये M2 है, ये M1 है। तो हम लिख सकते हैं इसका मोमेंट ऑफ मास और इसकी पोजीशन सेंटर ऑफ मास से इज इक्वल टू इसका मास और इसकी पोजीशन सेंटर ऑफ मास से इक्वल होगा। अब देखो सेंटर ऑफ मास जो बॉडी का होता है वो कहाँ कहाँ हो सकता है? तो वो बॉडी में भी हो सकता है और बॉडी के बाहर भी हो सकता है। थ्योरेटिकल क्वेश्चन है सिंपल सा, वो बॉडी में भी हो सकता है और बॉडी के बाहर भी हो सकता है। मेन लाइज विद इन और आउटसाइड द बॉडी। एग्जाम्पल, योगा जब हम करते हैं तो हमारा सेंटर ऑफ मास बाहर निकल जाता है। एमआर सर ने भी क्लास में करके दिखाया था। अब क्वेश्चन करेंगे, अच्छे अच्छे सवाल धीरे धीरे आना चालू होंगे, अभी तक तो सिर्फ हम मस्ती कर रहे थे। एक पॉइंट है मास जिसका m है, उसका कोऑर्डिनेट दे दिया a,0 है। along the x axis what mass should kept the what mass let's suppose that's the center of mass light at origin, मतलब ये कुछ डिस्टेंस है a बाई a,0, तो हम सेंटर ऑफ मास यहाँ पर आ जाए
व्हाट मास शुड प्लेस इस कोऑर्डिनेट पर, इस कोऑर्डिनेट पर कितना मास रखेंगे तो सेंटर ऑफ मास यहाँ पर आ जाएगा। बताओ। टिक टिक 1, टिक टिक 2, टिक टिक 3, टिक टिक 4। पहली चीज, क्या हमने मोमेंट ऑफ मास का कंसेप्ट पढ़ा है? हाँ। तो मुझे एक बात बताओ, क्या इसका मास क्या माने हैं? यम। यम इंटू ए, यम इंटू ए मोमेंट ऑफ मास इसके इक्वल होगा। लेट सपोज हम कैपिटल एम मास रख रहे हैं, अरे यार एम डैश पकड़ लो, एम डैश मास रख रहे हैं, ठीक है। अब उसको हम बट कहाँ रख रहे हैं? अपोजिट में। तो डायरेक्शन से हमको कोई लेना देना नहीं है, बस हम रख रहे हैं। तो मल्टीप्लाई बाय 3 ये कर देंगे तो इसका मोमेंट ऑफ मास और इसका मोमेंट ऑफ मास इक्वल ही होगा। ये हमेशा वैलिड है। तो m इंटू ए इज इक्वल टू एम डैश इंटू 3a हो जाएगा। तो क्या a से a कैंसिल हो गया? तो क्या मेरी m डैश की जो वैल्यू है वो कुछ m/3 हो जाएगी। तो जो m डैश होगा इसका 1/3 मास वहां पर रखेंगे तो मेरा काम हो जाएगा। तो ऑप्शन थर्ड वाला सही है। क्या मैं सही हूँ? मैं भी तो गलत हो सकता हूँ। कौन सा क्वेश्चन था? क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, हम सही हैं। अब ये क्वेश्चन एम्स का आया हुआ है, बैट वाला क्वेश्चन है। एक बैट है, क्रिकेट बैट है, उसको कट किया लोकेशन एट द सेंटर ऑफ मास एज सोन। यहाँ पर मान ले बैट देखो नीचे मोटा होता है तो यहाँ पर भारी होगा तो सेंटर ऑफ मास इसकी तरफ है। तो इस पॉइंट पर जब सेंटर ऑफ मास है तो बोल रहा है टू पीसेस विल सेम मास। जैसे ये वाला मास और ये वाला मास क्या सेम होगा? सोचते हैं। बॉटम पीस हैव लार्ज मास, इसका मास ज़्यादा होगा, इसका मास कम होगा। हैंडल पीस ग्रेटर एंड लार्जर मास, अगर ये लार्जर मास होता तो सेंटर ऑफ मास इसकी तरफ शिफ्ट हो गया होता, ये गलत है। मास ऑफ हैंडल पीस डबल द मास ऑफ बॉटम पीस, ये भी नहीं कह सकते। मास बॉटम पीस है लार्ज मास, इसका मास लार्ज होगा तभी सेंटर ऑफ मास इसकी तरफ शिफ्ट हो गया है। समझे कि नहीं समझे? बॉटम का मास ज़्यादा होगा इसीलिए सेंटर ऑफ मास नीचे भाग गया। अब देखो भाई, कोऑर्डिनेट वाले सवाल फंसोगे जरूर, तो इसको ध्यान से करना। क्या करेंगे भाई? करते हैं। एक काम करें, 4 कोऑर्डिनेट दिया है हमको, पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास बतानी है। तो हम देखो एक काम करेंगे, क्या काम करेंगे, ये देखो सॉल्व करते हैं यार, पूरा जाने दो, बट वो लेंदी हो जाएगा। हम करेंगे एम आर स्टार से। क्या है भाई एम आर स्टार? ये मास एक्स एक्सेस पर है तो इन दोनों का सेंटर ऑफ मास कुछ इस पॉइंट पर होगा। अगर हम सिर्फ इन दोनों की बात करें तो क्या मैं इसको यहाँ पर कुछ सेंटर ऑफ मास लेके इसको 6 kg को यहाँ रख सकता हूँ? हाँ। ये दोनों मास इस पॉइंट पर है तो क्या मैं इन दोनों को कुछ इस पॉइंट पर रख के दोनों को जोड़ सकता हूँ? 16 8 कितना होता है? 24। तो ये हो गया 24 kg। अब यहाँ से बताओ सेंटर ऑफ मास किधर होगा? सीधी सी बात है, बीच में तो होगा नहीं। मतलब बीच कितना डिस्टेंस है? यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस 10 है तो बीच की डिस्टेंस 5 है। तो 5 तो होगा नहीं। कौन सा वाला कोऑर्डिनेट? वाई वाला कोऑर्डिनेट। हम सिर्फ वाई की भी बात करेंगे तो वाई वाला कोऑर्डिनेट 5 होगा नहीं, वो 5 से ज़्यादा ही होगा। इसमें देखो 5 से कम है, एक ऑप्शन गया। अब इसमें भी 5 से ज़्यादा है, 3 छक 18, 3 7 21, इसमें भी 5 से ज़्यादा है। अब क्या करेंगे? अब कुछ इस पॉइंट पर कोऑर्डिनेट होगा। तो जब इस पॉइंट पर कोऑर्डिनेट होगा तो क्या मैं कह सकता हूँ वाई एक्सेस में इसका मास और ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिस्टेंस हो गया कुछ, मान लेते हैं r1, और ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं यार, मेरे माइंड में मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्यों चल रहा है? सेंटर ऑफ मास। तो यहाँ से सेंटर ऑफ मास की डिस्टेंस कुछ r2 होगी। तो क्या मैं मोमेंट ऑफ मास के कंसेप्ट से लिख सकता हूँ क्या 24 मल्टीप्लाई बाई r2 इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई बाई r1? हाँ। तो क्या 6 से 24 को काट दूंगा तो 6 चौके 24, तो 4r2 इज इक्वल टू r1 हो जाएगा। तो क्या मैं कह सकता हूँ कि अगर इनके डिस्टेंस का, ये r1 डिस्टेंस है, r1 डिस्टेंस ये है, तो इसके डिस्टेंस का जो r2 वाला डिस्टेंस होगा वो 4 टाइम्स कम होगा, 6 इंटू r1। अब इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है ना भाई, तो ये इसका 6 गुना मास ज़्यादा है तो m जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r होता है, और r यहाँ पर है डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ मास। तो ये 6 kg है तो ये डिस्टेंस मेरा ज़्यादा होगा कि कम होगा? मुझे बताओ। ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि ज़्यादा वाला मास अपने पास सेंटर ऑफ मास खींच लेता है, सेंटर ऑफ मास को। तो ये वाला डिस्टेंस कम होगा, ये वाला ज़्यादा होगा। कितना कम होगा, कितना ज़्यादा होगा? मास इसका 4 गुना ज़्यादा है, मास इसका 4 गुना ज़्यादा है, इसलिए ये डिस्टेंस 4 गुना कम होगा। तो इस डिस्टेंस का और इस डिस्टेंस का जो रेशियो आएगा वो आएगा 4:1। तो बताओ वाई एक्सेस में किसका रेशियो 4:1 आ रहा है? 4:1 जैसा। तो हमको पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास वाई एक्सेस में बतानी थी। तो क्या मेरा ये वाला जो डिस्टेंस है वो, इसमें सारे आंसर जो हैं वो इस फॉर्म में दिए हैं। तो क्या मैं एक काम करूं, क्या इसका मास ज़्यादा है तो ये भाई 4 गुना डिस्टेंस होगा, ये 1 गुना होगा। तो मैं इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये इस पॉइंट पर था, तो इस पॉइंट से कितने हाइट पर है? 8 मीटर पर है। तो 8 मीटर वाला एक ही आंसर है। अब इसका एक दूसरा सोल्यूशन है। क्या? आप पूरे कंसेप्ट से करो। तो क्या करें हम? पूरे कंसेप्ट से एक सवाल करेंगे, बाकी में हम नहीं करेंगे। स्टार्ट करेंगे हम पूरे कंसेप्ट से, इसको एक बार करेंगे, ठीक है। आर जो है, आर जो है सेंटर ऑफ मास वो होगा क्या? m1 r1 प्लस m2 r2 प्लस m3 r3 प्लस m4 r4। हमको सबका कोऑर्डिनेट पता है, अभी तो पता है, आगे जाके हालत खराब होगी। m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस m4, ठीक है।
अब मुझे एक बात बताओ, m1 की वैल्यू कितनी है? m1 की वैल्यू 2 है और ये कोऑर्डिनेट कितना है? 0, तो 2 से 0 मल्टीप्लाई कर तो एक्स वाई देखने की जरूरत नहीं, दोनों 0 है। अब m2 की वैल्यू कितनी है? इसको मान लेते हैं m2 4 kg है। इसका x कोऑर्डिनेट कितना है? 10 है, तो ये हो जाएगा 10 i कैप। y कोऑर्डिनेट 0 है तो वो तो 0 ही हो जाएगा। अब चलते हैं तीसरे पर। तीसरे वाले में मुझे बताना मास कितना है? 8 kg। उसका x कोऑर्डिनेट 0, y कोऑर्डिनेट 10, तो ये j कैप हो जाएगा क्योंकि हम y कोऑर्डिनेट पे लिख रहे हैं। अब प्लस इस पर चलते हैं, इसका कोऑर्डिनेट 10 मास है, दोनों 10 10 हैं। अब मुझे बताओ 10 मास है, 10 कोऑर्डिनेट है, एक आई कैप में हो जाएगा और प्लस 10 इंटू 10 एक जे कैप में हो जाएगा। अब एक काम करें, सबको डिवाइड कर देते हैं मास से डिवाइड करना मत भूलिएगा। 16 4 20, 20 8 28 28 10 30, 28 2 30, ठीक है। तो ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 40 आई कैप, प्लस ये हो जाएगा 80 जे कैप, प्लस ये हो जाएगा 100 आई कैप, प्लस ये हो जाएगा 100 जे कैप। अब हम क्या करेंगे, आई से आई वाले को जोड़ देंगे। ये एक आई वाला है, ये एक आई वाला है, और कोई आई वाला है क्या? और कोई आई वाला है? अरे यार, यहाँ पर 16 kg मास था, मैंने 10 ले लिया। तो इसमें सिंपली 16 से मल्टीप्लाई होगा, 16 से मल्टीप्लाई होगा और यहाँ पर 160 आ जाएगा और ये भी 160 आ जाएगा, ठीक है। तो ये गलती आप भी कर सकते हैं एग्जाम में। कहाँ थे हम? आई 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 कितना है? 160 है। 16 16 16 16 16 दान 160, 160 आई, 40 आई, कितना आई हो जाएगा? ये हो जाएगा मेरा 200 आई, प्लस 80 जे और 160 जे, कितना हो जाएगा? 200, 8 6 14, 240 जे डिवाइडेड बाई 30। जब 30 से हम डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 200 डिवाइडेड बाई 30। हम सिर्फ कोऑर्डिनेट लिखेंगे और ये हो जाएगा 240 डिवाइडेड बाई 30। 0 से 0, 0 से 0, इसका कोऑर्डिनेट आ गया एक्स वाले एक्स, इसका 20/3 और ये 3 8 24 8 आ गया। क्या मेरा आंसर यही वाला आया? हाँ। तो ये था अपना लेंदी मेथड। लेकिन हम ये वाला मेथड जब कोई ऑप्शन नहीं बचेगा तभी अप्लाई करेंगे, ठीक है। स्टार्ट करेंगे, लेकिन आपको ये भी आना चाहिए। अब देखो, मास 1 है, 2 मास है, 3 मास है और हमको तीनों का क्या दे दिया? पोजीशन दे दिया। तो मुझे एक बात बताओ, आई में सब में आई की वैल्यू अलग अलग है, तो क्या मैं सेंटर ऑफ मास सिर्फ आई वाले कंपोनेंट का करूँ? 3 kg इंटू आई कैप, तो 3 इंटू 1, 2 kg इंटू 2 आई कैप, मतलब 2 इंटू 1, ये ब्रैकेट के बाहर आई कैप होगा, याद रखना, इंटू आई कैप, प्लस 5 इंटू 1, मतलब 5 इंटू 1 जो कि आई कैप होगा, डिवाइडेड बाई मास से डिवाइड करना मत भूलना भाई, मैं स्कूल में पता नहीं कैसे भूल जाता हूँ, सही बता रहा हूँ। तो ये हो जाएगा 3 आई प्लस 2 दूनी 4 आई प्लस 5 एकम 5 आई डिवाइडेड बाई 10। तो क्या सारे आई को जोड़ेंगे तो 8 5 8 4 5 4 9 9 3 12, तो 12/10 आई आ जाएगा, तो मतलब मेरा 1.2 आई आ जाएगा। ऐसे हम ऑप्शन एलिमिनेशन करके एग्जाम में करते हैं, तो ऐसा एक ही आंसर है। आगे चलेंगे। अब देखो दूसरा क्वेश्चन, एक मेरा मास है नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड सर्कमफ्रेंस पे, मतलब एक सर्कमफ्रेंस है, ऐसा सर्कल है, नॉन यूनिफॉर्म मतलब यहाँ पर 2 kg रख दिया, तो यहाँ पर 3 रख दिया, तो यहाँ पर 4 रख दिया, तो यहाँ पर 1 ही रखा, यहाँ पर 2 रख दिया, कुछ भी किया, मान लो अगर ये सारे मास नहीं होते तो क्या इसका सेंटर ऑफ मास इस पर होता? डिस्टेंस पे कहाँ से बोला है? सेंटर ऑफ मास ऑफ अ, एक सेकेंड, सर्कमफ्रेंस ऑफ रिंग ऑफ रेडियस 4, सेंटर ऑफ मास, लेट ये रिंग दे दिया है तो कोई दिक्कत नहीं, वो एक नॉर्मली सर्कल जैसा ही होगा। तो क्या अगर ये मास नहीं होते तो इसका जो रेडियस है, सेंटर ऑफ मास है, वो किस पर होता? वो सिंपली आर डिस्टेंस पर होता। जब इस पर हम कुछ वेरिएबल मास रख देंगे तो क्या होगा? आर पर तो अब नहीं होगा, पहली चीज। दूसरी चीज, इसका सेंटर ऑफ मास कैसे शिफ्ट होगा? कुछ यहाँ आ जाएगा, मतलब जो सेंटर ऑफ मास है मैं उसको ए मानता हूं, वो कम होगा आर से, ठीक है। कभी ज्यादा तो हो ही नहीं सकता भाई, रिंग के बाहर थोड़ी चला जाएगा सेंटर ऑफ मास, क्योंकि मास। अब दूसरी बात, अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं यहाँ पर एक काम करूँ, यहाँ पर इसका पूरा नेग्लिजिबल मास है रिंग का और यहाँ पर मैं 1000 किलो रख दूँ, तो क्या इसका सेंटर ऑफ मास एकदम इसके पास आ जाएगा? तो क्या ये लगभग 0 हो जाएगा? हाँ, अगर मैं सिर्फ एक ही मास रखूँ तो ऐसा हो सकता है। तो जो मेरा सेंटर ऑफ मास है वो आर से तो बड़ा ही होगा या बराबर होगा, मतलब आर के बराबर ही होगा या उससे छोटा होगा, सॉरी, और 0 से बराबर या बड़ा होगा। 0 कब होगा? 0 तब होगा, बताया ना, जब 1001 करोड़ kg यहाँ पर रख देंगे तो ये साला एकदम यहाँ पर घुस के आ जाएगा, जो डिस्टेंस लगभग 0 के बराबर होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कैसे करेंगे? तो इसको हम ऐसे करेंगे, अगर आपको दिक्कत होती है तो आप एक काम कर सकते हैं, पहले आप सेंटर ऑफ मास आप सिर्फ आई वाला निकाल लो, फिर सेंटर ऑफ मास आप जे वाला निकाल लेना, फिर दोनों को बता देना एक्स वाई पोजीशन। तो क्या मैं अगर सिर्फ आई वाला निकाल रहा हूं तो मैं इस पर ध्यान नहीं दूंगा, तो क्या मेरा मास जो है 1 हो जाएगा और पोजीशन -1, प्लस m1 r1 हो गया। अब m2 r2 करेंगे, फॉर्मूला तो यही होता है ना कि सेंटर ऑफ मास का m1 इंटू r1 प्लस m2 इंटू r2 डिवाइड बाई m1 प्लस m2। तो ये मैंने m1 लिया, ये मेरा r1 हुआ। अब मेरा ये m2 और ये मेरा r2, तो m1 कितना है? 2, r1 कितना है? 2, m2 कितना है? 2, r1 भी मेरा 2, डिवाइडेड बाय दोनों मास को जोड़ देंगे, कितना है? 2 और 1,
तो मेरा जो आई डायरेक्शन में पोजीशन आएगी वो आ जाएगी माइनस आई, एक माइनस प्लस 2 दूनी 4 डिवाइडेड बाई 3। तो ये मेरा कुछ 3/3 आ गया और ये 3/3 क्या है आई कैप में, मतलब मेरा एक आई कैप आंसर आ गया। अब हम जे कैप में चलेंगे। जे कैप में भी 1 का मल्टीप्लाई एक बार हम 2 से करेंगे, M1 R1। अब दूसरा चीज ये आई कैप है, सॉरी जे कैप है, प्लस फिर मास 2 kg का, फिर उसका मल्टीप्लाई करेंगे हम 4 के साथ, अब इसको भूल जाएंगे। तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाई बाई 4 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 2 + 1। तो ये कितना हो गया बताओ, 2 एकम 2 प्लस 4 दूनी 8 डिवाइडेड बाई 3। तो ये कितना हो गया 10/3, जो कि जे कैप में है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो मेरा जो आंसर है वो आ जाएगा 1,10/3 कोऑर्डिनेट्स, जो भी इसके कोऑर्डिनेट्स हैं, कोऑर्डिनेट सेंटर ऑफ मास के। तो अगर आप एक साथ नहीं कर पा रहे हो तो ऐसे कर सकते हो, सिंपल है। अगर आप एक साथ करना चाहते हो तो हम आगे वाले क्वेश्चन में एक साथ भी करेंगे। करते हैं अब ये वाला सवाल। अब देखो, अच्छा सवाल है। क्यों अच्छा हो गया ये सवाल, हमको n पार्टिकल दे दिया, इसीलिए ये सवाल अच्छा हो गया है। अगर एक पार्टिकल देता तो ठीक रहता। M2m, यम मास है, वो ओरिजिन से, इस पे हम पॉइंट मान लेते हैं ओरिजिन। ठीक है, यम मास जो है वो मेरा l डिस्टेंस पर है। फिर एक दूसरा मास है 2m, वो ओरिजिन से 2l डिस्टेंस पर है। फिर एक तीसरा मास है 3m, वो ओरिजिन से 3l डिस्टेंस पर है। तो हमको बतानी है सेंटर ऑफ मास पार्टिकल की फिक्स पॉइंट से। कैसे करेंगे बताओ। n की वैल्यू है, तो मान लो mr है, ये सॉल्यूशन करने जाएंगे तो बहुत लंबा होगा। अगर हम सिर्फ एक पार्टिकल होता, ये कोई नहीं है, कोई नहीं है, तो मेरा सेंटर ऑफ मास कहाँ पर होता बताओ, बताओ बताओ। अगर सिर्फ एक पार्टिकल होता तो मेरा सेंटर ऑफ मास एल पे ही होता। क्यों भाई, कोई और है ही नहीं इसको डोमिनेट करने वाला। ये देखो, कोई और है ही नहीं, ये अकेला है, अकेला। तो लेट सपोज ये अकेला मास है, तो इसका मास सिर्फ इसके पास ही है, ये थोड़ी मास है। तो इसका जो सेंटर ऑफ मास हो जाता वो हो जाता सिंपली एल के बराबर, एल के बराबर ही हो जाता ना। अब पुट करो वैल्यू n में 1 और देखो कहाँ कहाँ आता है। इसमें 1 रखेंगे तो ये हो जाएगा 2 + 1, ये तो सही हो जाएगा। इसमें 1 रखेंगे तो 12 आएगा, ये गलत हो जाएगा। इसमें 1 रखेंगे, 1 का स्क्वायर 1 + 1 2, 2 × 2 2, ये भी सही है, बट ये गलत होगा। ठीक, अब दो ऑप्शन तो सही हो गए। क्या करें अब हम तीसरा ऑप्शन देखेंगे। दूसरा ऑप्शन कि अगर n 2 होता तो सेंटर ऑफ मास कितनी होती। अगर n 2 होता तो ये मास है मेरा, ये मास है मेरा 2m, ये मास है मेरा m। ठीक है, तो जो मेरा सेंटर ऑफ मास है वो मेरा कुछ किस तरफ होता, इस तरफ, मतलब L से बड़ा ही होता। ये L है और 2L से छोटा ही होता, होता कि नहीं होता, होता। तो क्या अगर हम दो वैल्यू रखें तो जो मेरी वैल्यू है वो L से बड़ी होनी चाहिए और 2L से छोटी होनी चाहिए। रखते हैं, इसमें रखें दो, रखते हैं दो रखेंगे जब, तो 2 × 4 + 1 डिवाइडेड बाई 2। डिवाइडेड बाई 2 कैसे भाई, नीचे मास को डिवाइड करेंगे ना, नीचे 3m हो जाएगा अगर दो मास रखेंगे तो 4 एकम 4, 5 5 दूनी 10, तो 10/2 आ रहा है, गलत है, इसीलिए 10/2 आंसर नहीं होगा। अब इसमें रखते हैं, जब इसमें हम 2 रखेंगे तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4, 1 5 और 5/3 इसका आंसर आ रहा है। तो ये मेरा सही होगा, जो कि हाफ से बड़ा है बट 2L से छोटा है, इसीलिए ये सही होगा और वो गलत होगा। और दूसरी चीज़ यार, ये देखो मास M2 है, यही से हो जाता काम। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्या है भाई क्वेश्चन अपना, डिस्टेंस हमको सेंटर ऑफ मास की बतानी है इन द फॉलोइंग अरेंजमेंट। तो मुझे एक बात बताओ, कहाँ से बतानी है, ये तो बताया ही नहीं। ये यहाँ से बतानी है, यहाँ से बतानी है। हाँ, किसी एक साइड रेफरेंस ले सकते हैं। तो मुझे एक बात बताओ, क्या बतानी है, इसका जो डिस्टेंस है, इसका सेंटर ऑफ मास इसका कहाँ है, बता दिया, यहाँ पर है, 4 kg के पास सेंटर ऑफ मास है। तो अगर हम किसी एक साइड ओरिजिन इधर मानते हैं तो इसका जो डिस्टेंस है वो कितना हो जाएगा, ये टोटल क्या हो जाएगा 22 मीटर। और जो पहले वाले का डिस्टेंस है, पहला वाला कौन है, ये 22 हो जाएगा। और इसका डिस्टेंस सेंटर ऑफ मास से, इस वाली मास का डिस्टेंस, और वैसे ही इसका डिस्टेंस, इसका 12 kg, 2 kg वाले का सेंटर ऑफ मास से 12 हो जाएगा, हो गया। यहाँ पर हम जीरो, यहीं पे हम जीरो मान लेते हैं, ज़्यादा ठीक रहेगा। तो यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस कितना हो गया 8 मीटर। तो हम सेंटर ऑफ मास निकाल लेंगे कि नहीं, सेंटर ऑफ मास निकाल लेंगे। व्हाट डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास फ्रॉम 4 kg इन द फॉलोइंग अरेंजमेंट। अच्छा, 4 kg से हमको सेंटर ऑफ मास बतानी है, ठीक है ठीक है। तो एक काम करें, हम इसी पर ओरिजिन मान लेते हैं। तो ये डिस्टेंस पीछे हो जाएगा, वो वाला, ये वाले आगे हो जाएंगे। तो अगर मुझे वैल्यू दी होती तो अभी हम फटाफट MR लगाते, काम हो जाता, बट ऑप्शन तो दिया नहीं है। तो हम एक काम करेंगे, लगा देते हैं। सेंटर ऑफ मास हो जाएगा, पहले हम कौन सा वाला मास लेंगे, ये वाला 8 kg वाला, ये वाला। तो M1 ले लेते हैं 8, लिख देता हूँ, रुको यार कंफ्यूज हो जाते हो ना। M1 R1 + M2 R2 + M3 R3 + M4 R4 डिवाइडेड बाई M1 + M2 + M3 + M4। खुश। M1 को मैं 8 मान रहा हूँ, तो 8 और इसके बीच का डिस्टेंस कितना होगा, हमको 4 kg सेंटर ऑफ मास निकालना है, 5 डिस्टेंस है। तो भाई इसको जब जीरो, क्या ही बताऊँ मैं, जब इसको मैं M5 लिखूंगा और इसका मल्टीप्लाई मैं किससे करूंगा, डिस्टेंस से। डिस्टेंस मतलब यहीं पर कोऑर्डिनेट माना है, तो ये जीरो हो जाएगा सिंपली यार।
8 इंटू 3 kg, 3 kg प्लस यम2 कितना है, यम2 को हम 4 लिए, 4 को 4 वाला तो 0 हो ही गया भाई। अच्छा 4 ही मास है टोटल, 1 2 3 4, तो ये तो 0 हो गया। अब मुझे बताओ यहाँ भी हम कोऑर्डिनेट से 0 जहाँ माने वहाँ से पीछे जा रहे हैं, तो इससे 12 मीटर पीछे 2 kg है, तो क्या मैं लिख सकता हूँ 2 × 12 प्लस इससे 22 मीटर दूर, लेकिन ये पीछे है तो यहाँ पर इसलिए माइनस कर देंगे। अब दूसरी चीज़ फिर 6 kg का क्या करें, 6 kg का मल्टीप्लाई करेंगे -22 से, क्योंकि पीछे है। चारों मास को जोड़ेंगे, मास को भाई सबको जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा बताओ, 6 4 10, 3 2 5, 15 हो जाएगा। अब सॉल्व कर लेते हैं सिंपली, 8 तिरिक 24, 8 तिरिक 24 माइनस करेंगे तो ये -24 हो जाएगा, 22 छक्के 6 दूनी 12 2, 6 दूनी 12 1 13, 132 डिवाइडेड बाई 15, -24 से +24 कैंसिल, तो आंसर आ जाएगा -32/15। अब अगर ऑप्शन रहा होता ना तो हम क्या करते पता है, 6 kg 2 kg, 6 2 8 होता है, यहाँ पर सेंटर ऑफ मास 0 ही हो गया, तो मतलब ये ओरिजिन मान लिए तो इसका तो खेल ही खत्म। तो इस साइड 8 kg है, इस साइड 3 kg, सेंटर ऑफ मास इधर ही आएगा ना बरखुरदार, तो इसीलिए ये माइनस आया। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या है भाई अपना, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। व्हाट आर द कोऑर्डिनेट ऑफ मास 3 पार्टिकल आर शोन इन अ फिगर। फिगर दिया है हमको, कोऑर्डिनेट बतानी है, कैसे बताएंगे। एक काम करें, आई और जे का एक साथ करोगे अलग अलग करोगे, अलग अलग करते हैं, क्यों भाई मुझे भी कंफ्यूजन होती है एक साथ में। तो हम पहले निकालेंगे आई कैप से सेंटर ऑफ मास, फिर निकालेंगे जे कैप से सेंटर ऑफ मास, फिर दोनों को हम कोऑर्डिनेट में लिख देंगे। अब मुझे बताओ इस पार्टिकल का एक्स कोऑर्डिनेट कितना है, 0 है, तो मैं 3 को मल्टीप्लाई कर दूंगा 0 से, प्लस इस कोऑर्डिनेट का 2 कोऑर्डिनेट होगा, ये पहले एक्स लिखते हैं तो ये 1 2 हो जाएगा, और इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, इसका कोऑर्डिनेट 2 1 हो जाएगा, इसका कोऑर्डिनेट, इसका भाई अच्छा 2 ही मास है, तो हम 8 kg का क्या लिखें, हम 8 kg का लिखेंगे 8 × 1 प्लस आई वाला लिख रहे हैं भाई, ध्यान देना। फिर उसके बाद 4 × 2, तो ये तो 0 हो गया, ये 8 1 8 हो गया, ये 4 दूनी 8 हो गया, मास तो लिखना ही भूल गए, ऐसे ही भूल जाता हूँ। 4 8 4 12, 12 3 15, तो कितना आ गया 16/15 मेरा आई कैप वाला आ गया। वैसे ही जे कैप वाला निकालेंगे तो 3 × 0 हो जाएगा। अब देखो 8 का मल्टीप्लाई कौन से कोऑर्डिनेट से करेंगे, इस वाले से, तो 2 से करेंगे, जे वाला निकाल रहे हैं, प्लस 4 का मल्टीप्लाई किससे करेंगे, एक सेकंड, 4 kg का मल्टीप्लाई इस बार हम 1 से करेंगे, तो 4 × 1 डिवाइडेड बाई 15, तो ये हो जाएगा 8 दूनी 16 और 4 एकम 4 16 4 20, तो 20/15 जो है वो मेरा वाई कोऑर्डिनेट में आ जाएगा, और एक्स कोऑर्डिनेट में मेरा आ जाएगा कितना 16/15, 20/15। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब ट्रायंगल दे दिया भाई, अब ट्रायंगल दे दिया तो क्या करें, कैसे निकालें, सिंपल है। ऑप्शन दिया रहता तो हम जुगाड़ कर लेते, ऑप्शन दिया नहीं है तो हमको तो निकालना पड़ेगा। निकालते हैं, कुछ बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है, बट थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा कोऑर्डिनेट निकालने में। कैसे निकालेंगे कोऑर्डिनेट, मुझे एक बात बताओ, क्वेश्चन में बता दिया है कि ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है, तो क्या ये 60 डिग्री होगा, हाँ, तो क्या मैं कह सकता हूँ कि इसको 60 माने या इसको 60 माने, तो क्या मैं कह सकता हूं अगर ये 60 डिग्री एंगल है तो मेरा, एक मिनट, यहां से एंगल मानने का मान लेंगे, आप अज्यूम नहीं कर पाएंगे चीज़ें, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ये भी 60 है, तो क्या ये मेरा ये भी 60 होगा। अगर ये 60 है तो मुझे एक बात बताओ, साइड इसकी बी है तो इसका ये वाला कंपोनेंट कितना होगा, बी कॉस थीटा, और इसके अपोजिट वाला कंपोनेंट ये कितना होगा, ये सिंपली बी साइन थीटा होगा। और वैसे भी हमको पता है ये पूरा बी है, तो ये वाली कोऑर्डिनेट तो हमको पता ही है, एक्स वाली कोऑर्डिनेट से कितनी हो जाएगी b/2, हम ये डायरेक्ट लिख सकते हैं, बट ये डायरेक्ट लिखना पॉसिबल नहीं था, तो b cos 60 की वैल्यू cos 60, एक सेकंड, b cos 60 थीटा है, थीटा की तरफ जो एंगल होता है, तो समस्या ये वाली नहीं है, समस्या ये वाली है, cos 60 तो हाफ होती है, तो यहाँ से तो ये ऐसे भी आ जाता है और ऐसे भी, बट ये क्या होगा, ये होगा b साइन 60, और साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2, तो ये वाली जो डिस्टेंस है ये हो जाएगी √3/2, तो मेरा जो x वाला कोऑर्डिनेट है वो हो जाएगा b/2 √3। अब क्या मुझे इसका कोऑर्डिनेट पता है, मुझे इसका कोऑर्डिनेट पता है, मुझे इसका कोऑर्डिनेट भी पता है, कैसे, ये होगा x पे 0 y पे 0, x पे b है भाई, y पे 0 है, ठीक है, और इस वाला कोऑर्डिनेट भी पता। अब मुझे तीनों कोऑर्डिनेट पता चल गए, तो मैं क्या करूँगा, मैं सिंपली निकाल लूँगा, क्या निकाल लूँगा भाई, मैं सिंपली एक काम करूँगा, सेंटर ऑफ मास लिखूँगा, कैसे, अब मैं एक में करूँगा, देखो एक में कैसे करते हैं अब मैं बताऊँगा। देखो सेंटर ऑफ मास जो होगा वो m1, पहले मास m ले लेते हैं, तो इसकी वजह से तो सब कुछ 0 ही आने वाला है, क्योंकि इसका जो कोऑर्डिनेट है वो 0,0 है, इसका जो कोऑर्डिनेट है वो 0,0 है। अब हम चलेंगे दूसरे वाले मास पर, तो इस पर ही पहले कर लेते हैं, क्या है मास 2 kg, तो 2 का मल्टीप्लाई एक बार b के साथ होगा, और ये मेरा आई कैप होगा, क्योंकि हम x से मल्टीप्लाई किए। अब m1 r1 हो गया, अब m2 r2 करेंगे, m2 ये वाला कोऑर्डिनेट है नहीं, वरना हम एक बार इसको
इससे भी मल्टीप्लाई करते हैं, तो इससे करेंगे तो 0 हो जाएगा। अब हम आगे बढ़ जाएंगे, सीधा 3 kg पर आएंगे। 3 kg का एक बार इसके साथ, एक बार इसके साथ, तो 3 मल्टीप्लाई बाई b/2, और ये हो जाएगा मेरा क्या, आई कैप, ये मेरा आई कैप हो जाएगा, प्लस 3 मल्टीप्लाई बाई 3 kg मल्टीप्लाई बाई √3/2 इंटू जे कैप। करेंगे कि नहीं करेंगे बताओ, करेंगे। अब इसको पूरे को डिवाइड कर दो तीनों की मास से, 3 2 5 1 6 kg। अब मुझे बताओ ये मेरा कितना हो गया, ये मेरा हो गया 2b आई कैप, प्लस ये कितना हो गया 3/2 b आई कैप, प्लस ये कितना हो गया, ये मेरा 3√3/2 जे कैप हो गया। सिंपल है, इन दोनों को जोड़ देंगे, ये कितना है 1.5, एक तरह से तो 1.5 ही है ना। अरे भाई छोड़ो, जाने दो, तुमको 1.5 और 2 दूनी 4, 4 बटे 2 दूनी 4, 4 3 7, तो ये हो जाएगा 7/2 बी आई कैप प्लस 3√3/2 जे कैप। ठीक, आगे चलेंगे अगले सवाल पर। अगला सवाल क्या है भाई, अब मुझे इसका सेंटर ऑफ मास बताओ। तो जब भी हम ऐसा क्वेश्चन करते हैं उसका डिटेल एनालिसिस हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। इसमें देखो, ये रॉड है, यहाँ पर कोऑर्डिनेट माना है, तो मुझे बताओ बस इस रॉड के बारे में सोचो कि इसका लेंथ L है, तो क्या इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पर होगा? हाँ। अगर इसका पूरा सिर्फ इसके बारे में सोचो तो इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ होगा, हाँ बीचों बीच में होगा। और ये कोऑर्डिनेट क्या है, ये L, 0 है, L/2 है। और ये कोऑर्डिनेट क्या है, ये भी L/2 है, किसमें, y में, x में नहीं, x में ये L है, ये देखो ऐसी वाई डिस्टेंस। और इस रॉड के बारे में सिर्फ सोचें तो इसका कोऑर्डिनेट ये है, कितना है वो मेरा है सिंपली, इधर से भी L/2, इधर से भी L/2, तो L/2, L/2। तो क्या मैं कह सकता हूँ कि अगर मैं तीनों को सॉल्व करूंगा तब भी वही आएगा, और नहीं करूंगा तब भी, तो ये L/2 पर है, ये भी L/2 पर है, तो इसका दोनों का सेंटर ऑफ मिलाकर यहीं पर आ जाएगा। और जो मेरा जो सेंटर ऑफ मास है वो मेरा हो जाएगा सिंपली L/2 आई कैप प्लस L/2 जे कैप, यही होगा। कैसे होगा, वैल्यू रखो, सॉल्व करो। कैसे सॉल्व करोगे, कोऑर्डिनेट बता दिया है, सॉल्व कर सकते हो। आते हैं आज के बेहतरीन क्वेश्चन पर। सबसे बेहतरीन सवाल है ये आज का। क्यों बेहतरीन है, बेहतरीन इसलिए है क्योंकि इसकी देख के आपकी डैश सूख सकती सूख सकती है, तो अपनी डैश को बचा के रखें। ये एक हेक्सागोन है, इसका भी लेंथ L है। तो मुझे एक बात बताओ, अगर यहाँ पर ओरिजिन माना है तो क्या मैं इस दोनों का सेंटर ऑफ मास यहाँ पर आ जाएगा, क्योंकि दोनों का मास सेम है। मैं सिर्फ वाई एक्सिस की बात कर रहा हूँ, ये भी 4 है, तो क्या इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पर आ जाएगा? हाँ, तो ये मेरा सेंटर ऑफ मास 2 2 4 mm, 2 2 4 mm। तो क्या ये तीनों सिर्फ एक कोऑर्डिनेट पर आ गए? तीनों नहीं, चारों। ये तो डिस्टेंस r, तो ये मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा, इसका यूज ही नहीं है एक तरह से। तो पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास बताने के लिए अब हम कोऑर्डिनेट लिखेंगे। कोऑर्डिनेट लिखने में भी आपकी डैश सूख सकती है, तो कृपया अपनी डैश संभाल कर रखें। ये हेक्सागोन है तो ये 60 डिग्री होगा, अगर ये L है तो ये L cos 60 होगा, और अगर ये L cos 60 है तो इसका जो कोऑर्डिनेट है वो L cos 60 कितना होता है, हाफ, तो L/2 हो जाएगा। ये मेरा ये वाला डिस्टेंस है, मतलब x वाला। अब y वाला डिस्टेंस कितना होगा, हेक्सागोन 60 डिग्री है तो ये भी वही वैसा ही होगा, ये 60 है तो इससे इस साइड लेंगे तो ये L/2 ही होगा। अब मुझे बताओ, ये डिस्टेंस L है, ये डिस्टेंस कितना होगा इस पॉइंट से, तो ये मेरा L/2 निकाल लिया, और मैं यहाँ पर लिखूंगा ये पूरा L है, ये देखो यहाँ से, तो L प्लस L/2, तो ये कितना हो जाएगा मेरा कोऑर्डिनेट x वाला, 1 प्लस हाफ कितना होता है 3/2, वैसे ही ये हो जाएगा 3/L। और y एक्सेस में कितना ऊपर है, x एक्सेस में तो इतना है, y एक्सेस पे तो 0 पे ही है भाई। क्या कर रहा है तू, पागल हो गया है तू, 0 पर ही है भाई, माइनस माना है इसी पे कोऑर्डिनेट। कहाँ थे हम, तो वैसे ही इसका भी डिस्टेंस कितना होगा L/2। तो क्या मैं अगर ये वाली डिस्टेंस लिखूँ, ये वाली यहाँ तक की, तो ये 3L मतलब 1.5 है, 1.5 में आधा जोड़ेंगे तो 2 आ जाएगा, तो यहाँ तक की डिस्टेंस सीधा 2L हो जाएगी। मुझे कोऑर्डिनेट्स पता चल गए, तो क्या अब मैं सीधा लिख सकता हूँ क्या, मैं सेंटर ऑफ मास आपका एक साथ लिखूंगा। क्या लिखूंगा, R = कलर चेंज कर लेते हैं, थोड़ा सा डार्क कलर, R = m मल्टीप्लाई बाई 0। पहला मास 0 से मल्टीप्लाई, दूसरा मास कितना है 4m है, उसका मल्टीप्लाई कितने से होगा L/2 से, ये देखो, प्लस तीसरा मास कितना है 8m है, उसका मल्टीप्लाई कितने से होगा 3L/2 से। चौथा मास कितना है, सिर्फ 2m है, उसका मल्टीप्लाई 2L से होगा। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो 2 दूनी 4, 2 चौक 8, तो ये मेरा हो जाएगा सिंपली 4ml प्लस 4 तिहाई 12ml प्लस 2 दूनी 4ml, तो ये हो जाएगा 4 4 8 12 8 20ml। तो ये मेरा 20ml आंसर। एक सेकंड, कहीं का मिस्टेक हो गई है वर्कदार भाई, 2 से काटा ना तो क्यों लिख रहा है ऐसा। तो ये 18ml हो गया, तो इसका आंसर 18ml होगा। और मैं ऐसे ही करके एग्जाम में भी चलाता हूँ, क्योंकि मैं मास से डिवाइड नहीं करता भाई। 4m 4 4 8 8 2 10 10 8 2 10 4 4 8 8 2 10 10 5 15
नहीं देखो, ये 8 है, सॉरी ये 8 है, 8 4 12, 12 2 14, 1 15, तो यहाँ पर सीधा 15m हो जाएगा, m से m कैंसिल हो जाएगा। अगर मैंने पिछले क्वेश्चन में कोई गलती की हो तो कृपया उसका ध्यान रखें। यहाँ पर सबका मास m है, तो यहाँ पर क्या होगा, नीचे आ जाएगा 3 और इसका 3/2 और 3/2 आएगा और 3 से 3 कैंसिल होगा। मैंने सॉल्व किया, जब आप सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा। यहाँ पर अगर मैंने मास नहीं रखा होगा तो ध्यान दे देना भाई, इस बात का प्लीज़ रिक्वेस्ट है। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए ओके बाय।